नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल कहानी XYZ पर स्वागत है। यह एक सच्ची कहानी है। इसमें हमारा या हमारी टीम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। आज की जो सच्ची कहानी घटना है उसको आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर ज़िले का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक 33 साल की नर्स रहती है, और नर्स 30 जुलाई 2024 को वह अपनी शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जाती है। दरअसल वह नौकरी करती है उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर की एक हॉस्पिटल के अंदर, और उसका जो घर है वह उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर का एक शहर है बिलासपुर, और उसी का ही एक इलाका है डिबडबा। दरअसल इन दोनों की जो दूरी है वह रुद्रपुर और डिबडबा की लगभग 19 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। महिला रोज़ अपने घर से जाती है। घर से जाने के बाद वापस शाम को ड्यूटी करने आ जाती है। घर पर उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन 30 जुलाई 2024 को वह वापस लौटकर नहीं आती। तो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बेटी की रात रो रो के गुजर जाती है अपनी माँ की याद में कि माँ कब आएगी कब नहीं आएगी। पड़ोसियों को सूचना मिलती है। पड़ोसी इस बात की जानकारी उस 9 साल की बच्ची के ननिहाल वालों को देते हैं, और वो ननिहाल वाले उस बेटी को हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उस 9 साल की बच्ची की जो मौसी होती है वह मौसी सीधा पहुंच जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि रुद्रपुर, वहाँ कोतवाली में जाती है और जाकर कहती है कि जो उसकी बड़ी बहन है वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करती है नर्स के रूप में। अब वह घर नहीं आई है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ही यह बात बताई जाती है तो रुद्रपुर कोतवाली ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से शायद इस मामले को लेना चाहिए था। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम ढूंढते हैं की कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। उस लड़की को तसल्ली दी जाती है। कुल मिलाकर ये मामला गुमों में दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस अपने जैसे हर मामले को बहुत ही शिथिलता के साथ लेती है, ठीक वैसे ही शिथिलता के साथ इस मामले को भी लिया जाता है। वो लड़की लेकिन शांत नहीं बैठती। अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए अपने परिवार के साथ जिन जिन रास्तों से वो गुजरती थी उन रास्तों पर जाती है, और आसपास के हर एक इलाके को खंगालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह लड़की यानी कि उसकी बड़ी बहन मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे करके एक सप्ताह कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार 8 अगस्त 2024 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और पुलिस का फ़ोन पहुंचता है। जब पुलिस का फ़ोन पहुंचता है तो उससे कहा जाता है आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आना है और आपको लेकर कहीं चलना है। दरअसल एक लाश मिली है और यह देखना है कि ऐसा तो नहीं यह लाश तुम्हारी बड़ी बहन की हो। जैसे वह यह बात सुनती है वह कहती है ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं। परिवार के लोग अब वहाँ पहुँचते हैं तो एक वसुंधरा मार्ग लगता है। वसुंधरा रोड लगता है। उस वसुंधरा रोड पर झाड़ियाँ होती हैं रोड के बिल्कुल एकदम किनारे। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो बड़ी झाड़ियों के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश बिल्कुल कंकाल के रूप में पूरी तरह से बदल चुकी थी, और जैसे ही उसके कपड़े, उसके जो पर्स होता है, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें सामान थे उसको देखा जाता है, और देखने के बाद पता चलता है कि उन कपड़ों के आधार पर तो यह तो लाश उनकी बेटी की है, उनकी बड़ी बहन की लाश है। सब के सब पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बाकी उसके
जो दिख रही थी वह कंकाल बन चुकी थी। उसको देखकर पुलिस वालों ने ऐसा भी बताया, ऐसा दावा किया जा रहा था कि परिवार वालों से कहा कि इसकी तो लाश को गलाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसने इसकी हत्या की है, किसी ने इसकी हत्या की है। अब यह कई तरह के सवाल थे। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता था और सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे उस मरे हुए जो नर्स होती है, नर्स के परिवार के लोग, क्योंकि वह इतना ज़्यादा जानते थे, कई दिनों से लगातार तलाश कर रहे थे। इस बीच जो नर्स के परिवार के लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी आता है, क्योंकि पुलिस ने शायद इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें डांट डपट कर फटकार कर किसी तरह से शांत कर दिया और वहां से जाने के लिए कहा कि हम ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सकेंगे तलाश करेंगे। अब शायद पुलिस की नींद टूटी थी, अब शायद पुलिस ने इस मामले को ढूंढना शुरू किया था। आखिरकार हुआ क्या? परेशानी है 8 तारीख को, जैसे 8 अगस्त को जैसे उसकी लाश, नर्स की लाश मिलती है, आखिरकार लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से उस रुद्रपुर को लेकर और इस बिलासपुर के रास्ते में जहाँ जहाँ से वह महिला गुजरती है, उन 500 कैमरे में एक कैमरा ऐसा था जहाँ पर नर्स दिखाई देती है, ई रिक्शे पर जा रही है। ई रिक्शे से जैसे ही उतरती है तो एक शमशान रास्ते की तरफ, यानी कि वसुंधरा मार्ग की तरफ जब जा रही थी, तो इसी बीच में पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। अब वो कौन अनजान व्यक्ति है, कौन नहीं, यह कई तरह के सवाल थे। अब पुलिस ने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, साथ ही जो महिला का नंबर था, मोबाइल नंबर, वो काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उस नर्स का मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसे सर्विलांस पर लगाया जाता है, यह देखने के लिए कि आखिरकार उसका नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पता चलता है कि नंबर तो उसका चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और बीत जाते हैं तो पता चलता है उसका नंबर उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली का एक थाना लगता है शाही, और शाही का एक गांव है रसापट्टी। दरअसल यहाँ पर एक खुशबू नाम की एक महिला रहती है। पता चलता है कि नर्स का जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर इस खुशबू नाम की महिला ने अपना सिम कार्ड डाला हुआ था। अब जैसे ही पुलिस इससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी कि खुशबू को कुछ लगता है कि कुछ न कुछ मामला है, अब पुलिस ज़रूर यहाँ पर आएगी। वह अपने पति को बताती है, उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र से कहती है कि जो तुमने मुझे मोबाइल दिया था, उसी मोबाइल पर एक फ़ोन आया है, पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। अब इसी बीच में जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी यानी कि खुशबू को लेकर धर्म दरवा से भाग जाता है। पुलिस के लिए एक रास्ता था कि नर्स की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, इसका इतना भयानक रूप से जो उसको मारा गया है, शायद यहाँ से खुशबू के पास जो मोबाइल मिला है, धर्मेंद्र के पास, धर्मेंद्र है जो भी है, इससे पूछताछ की जाएगी और यहाँ से कुछ रास्ता निकलेगा। अब पुलिस ने इन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। करीब करीब 8 दिन का समय बीत जाता है। अब 8 दिन के समय बीतने के बाद आखिरकार राजस्थान के बताया जाता है कि जोधपुर में उसकी लोकेशन मिल जाती है, धर्मेंद्र की लोकेशन मिल जाती है, खुशबू की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस अधिकारी उन्हें वहाँ से पकड़ने के लिए जाते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ के जब वापस देहरादून लेके आते हैं और देहरादून लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास यह मोबाइल कहाँ से आया, उस नर्स का मोबाइल के अंदर तुमने अपना सिम कार्ड कैसे डाला। तो पता चलता है कि इस खुशबू से पहले इस मोबाइल का इस्तेमाल धर्मेंद्र कर रहा था और धर्मेंद्र ने ही अपनी पत्नी को दिया था कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं कुछ और कर लूँगा। जब इस तरह की बात थी
तो पत्नी भी खुश हो जाती है, लेकिन यह नहीं पता था कि जिसके मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका तो कत्ल हो चुका है, वो भी बहुत भयानक रूप से। अधिकारी जब इनसे शक्ति से पूछताछ करते हैं तो वह जवाब नहीं दे पा रही थी। खुशबू तब धर्मेंद्र से शक्ति से पूछा खुशबू तथा धर्मेंद्र से शक्ति से पूछा जाता है तो धर्मेंद्र ने एक कहानी सुनाई। वह कहानी यह सुनाता है कि यह उस दिन जिस दिन यह घटना होती है यानी 30 जुलाई 2024 की बात है, जब यह रात के लगभग 8:30 या 8 बजे के आसपास का वक्त था। ई रिक्शा से जब यह उतरती है तो वह एक सुनसान एरिया की तरफ जा रही थी। तभी उसके दिमाग में आता है कि इसके पास कुछ पैसे भी होंगे, इसके पास मोबाइल होगा, ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वह उसे छीन लेकर वहाँ से भाग जाएगा, यानी कि वो लूट की घटना को अंजाम देगा। धर्मेंद्र जो होता है, धर्मेंद्र ये एक जफरपुर एक जगह लगती है, वहाँ पे गेहूं की फैक्ट्री में एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम करता है। इससे पहले भी एक आर्म्स एक्ट मुकदमे में उस पर कार्रवाई हुई थी, जो भी पुलिस ने उसे जेल भेजा था। लेकिन जैसे ही उसे नर्स के पीछे जाता है, अब उसे बिल्कुल सुनसान रास्ता मिलता है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, वो तुरंत ही उसे पकड़ता है। पुलिस इस तरफ की घटना चक्र का खुलासा करती है, उससे पूछताछ करती है, तो उसे पकड़ता है। तो उस नर्स ने उसका विरोध किया और विरोध कुछ इस तरह किया। नर्स बताई जाती है ताकतवर होती है, लेकिन वो धर्मेंद्र जो होता है मजदूर, उसका शरीर थोड़ा सा उसके मुकाबले हल्का था, लेकिन वह नर्स पर भारी पड़ जाता है और नर्स को वो इसका सर बहुत बुरी तरह से पटकता है। जैसे ही ज़मीन पर पटकता है, वह विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। इस बीच उसकी नीयत यानी कि धर्मेंद्र की उस मजदूर की नीयत उस नर्स को देखकर ख़राब हो जाती है। उसके वो अंदर झाड़ियों की तरफ लेकर जाता है, उसके साथ वो मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद जब वो बेहोश की हालत में हो जाती है तो वो उसका बलात्कार करता है। और जब बलात्कार करता है, जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती, उसे पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती, तो उसके बाद फिर वह वहाँ से जब जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे पता चलता है कि शायद इस बात का कहीं ऐसा ना हो खुलासा हो जाए, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया है। तब उसने उसके दुपट्टे को, जो भी उसके पास चुन्नी वगैरह थी, चुन्नी से उस दुपट्टे को उसका गला घोंटने के बाद वहाँ से निकल गया। लेकिन निकलने से पहले उसका मोबाइल लेकर, जब वहाँ से उसके पास जो ज़रूरत की चीज़ें थीं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था, वह आराम से यहाँ से जाता है, निकल जाता है, उसकी पत्नी के पास जाता है 2-4 दिन, तो वो उस मोबाइल को खुद ही इस्तेमाल करता है। बाकी वह फिर अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि तुम ही इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो यह बात नहीं परिवार वालों के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस झाड़ी में यह शव मिला था, जिस झाड़ी में लाश मिली थी, परिवार के लोगों ने उस झाड़ी में भी जाकर देखा था, लेकिन जिस इलाके से वह जिस रास्ते पर झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में शव था, उस रास्ते से लोगों का आना जाना भी होता था, लेकिन किसी को दुर्गंध ही नहीं आती है। 8 दिन तक किसी को दुर्गंध नहीं आई और वो लाश न रह के कंकाल का रूप धारण कर लेती है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि केमिकल का इस्तेमाल किया है। अगर केमिकल का इस्तेमाल किया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब नहीं आया, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल किया है, तो वो मज़दूर केमिकल कहाँ से लेकर आया? उसकी लाश को गलाने के लिए तब कई तरह के सवाल थे, जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस महिला के साथ हुआ क्या है। तो परिवार के लोगों ने जब पुलिस से संपर्क किया तो मामला 2 राज्यों से जुड़ जाता है। नौकरी करती है उत्तराखंड प्रदेश में, जो ज़िला ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर में है, और वो रहती है उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में, बिलासपुर का एक डिबडिबा इलाका होता है, वहाँ रहती है। 2 राज्यों से ताल्लुक़ होता है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पर टाल रही थी और दूसरे राज्य की पुलिस
इस पर टाल रही थी। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। आखिरकार उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, पुलिस का व्यवहार बताया जाता है इस परिवार के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं था। परिवार की कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने बार बार कहा कि साहब, यहाँ ऐसा लगता है कि हत्या कहीं दूसरी जगह की गई, आपने तो सिर्फ उसके पास मोबाइल मिला है, उसी को पूरी तरह से उलझा दिया, फंसा दिया। हो सकता है कि इसके अंदर हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ रोल हो। यदि आप इस मामले की सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं तो इस मामले को जांच सीबीआई को दे के करा लो। हो सकता है कि कुछ और भी बात निकले। परिवार वालों ने यह भी दबाव दिया कि जिस हॉस्पिटल में उसने 3 साल तक नौकरी की, उस हॉस्पिटल ने उस नर्स की सुध ही नहीं ली। नर्स कहाँ से अचानक से गायब हो जाती है, उसमें हॉस्पिटल में जाते ही तो हॉस्पिटल वाले उनके प्रति अच्छा व्यवहार ही नहीं कर पा रहे थे। घर वाले इसलिए भी थोड़ा परेशान थे कि आखिरकार कुछ न कुछ दाल में काला है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वह उनके गले नहीं उतर रहा था, और आखिरकार करें तो करें क्या, क्योंकि वह महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी। उसके पति के बारे में मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिरकार मामला है क्या। लेकिन 9 साल की बच्ची है, भविष्य में उसकी परवरिश कैसे होगी। परिवार वालों ने सरकार से मांग भी की, कम से कम इसकी आर्थिक मदद कर दी जाए, जो इस बच्ची की परवरिश हो जाए। लेकिन ना तो उत्तराखंड की सरकार ने, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले की शायद कोई गौर नहीं की है। साथ ही घर वालों ने कहा कि वैसे तो तुम्हारा बुलडोज़र जगह जगह जाकर बरसता है, लेकिन इस मामले में ना तो उत्तराखंड प्रदेश का बुलडोज़र गरजता है, ना ही उत्तर प्रदेश का। गृहस्थ में पूरा देश मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर है, उसकी जिस तरह से हत्या हुई, उस हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए। तो फिर इस मामले में फांसी की मांग करने वाले कहाँ जाते हैं। परिवार वाले हर तरह से सवाल कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लिए शायद यह खबर नहीं है, विपक्ष के लिए यह शायद मुद्दा नहीं है, और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के लिए शायद यह कोई वोट बैंक नहीं है। इसके आगे क्या होता है जल्दी आपको अपडेट किया जाएगा। इसके आगे की जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। आगे की जानकारी के लिए आप अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।